जीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज की क्लास में बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत स्टर्नबर्ग का जो है सिद्धांत। ये थर्ड यूनिट से जो है टॉपिक है स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। इसे जो है सूचना का सिद्धांत भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिद्धांत आपका है गिलफोर्ड के अनुसार। यहाँ पे एक ये आपका सिद्धांत पढ़ना है आप सभी स्टूडेंट को। त्रिआयामी सिद्धांत या बोलते हैं बुद्धि संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड के अनुसार। यानी कि ये जो गिलफोर्ड के अनुसार आपको पढ़ना है और स्टर्नबर्ग के अनुसार, तो आपको जो है सिद्धांत बुद्धि के पढ़ने हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये सर्वश्रेष्ठ यही माना जाता है गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो यहाँ पे और आप देख सकते हैं ये हम सब पढ़ाएंगे, आज की क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, देख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे हमने बताया ये आपके सिद्धांत हैं स्टर्नबर्ग के, ठीक है। स्टर्नबर्ग के घटक उप सिद्धांत के अंतर्गत जो है 3 तरह के घटक आते हैं। यानी कि तीसरे नंबर पे जो सिद्धांत दिया गया है इसको जो है 3 भागों में बटा हुआ है। मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञान संग्रह, या इसे परफॉर्मेंस जो है कह सकते हैं, ज्ञान अर्जन इसको बोल सकते हैं, या प्रदर्शन घटक बोल सकते हैं। बुद्धि के प्रकार, तो बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं स्टर्नबर्ग के अनुसार। आप जानते हैं विश्लेषण बुद्धि हो गया, सृजनात्मक बुद्धि हो गया, व्यवहारिक बुद्धि हो गया। तो जिन्हें हम सिद्धांत बोलते थे, तो जो आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि है इसको जो है घटकीय बुद्धि बोलते हैं। यानी कि जो यहाँ पे आपने देखा, और इसको 3 वर्गों में बटा हुआ है, मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और जो है ज्ञान अर्जन घटक। और इसके बाद जो है आपका आता है सृजनात्मक बुद्धि, इसे अनुभवजन्य बुद्धि बोलते हैं, अनुभवात्मक बुद्धि और रचनात्मक बुद्धि, जो ये आपका सिद्धांत के अंतर्गत आता है स्टर्नबर्ग के अनुसार। व्यवहारिक बुद्धि को जो है संदर्भात्मक बुद्धि बोलते हैं, और प्रासंगिक बुद्धि। तो आप सबको इस प्रकार से याद करना है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है जो है स्टर्नबर्ग के अनुसार। विश्लेषणात्मक बुद्धि जिसे घटकीय बुद्धि बोलते हैं, और सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि, और व्यवहारिक बुद्धि, ये तीनों आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए। और बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत आप कहिएगा या कहिएगा सूचना सिद्धांत स्टर्नबर्ग के अनुसार। प्रतिपादक ये हो गया 1985, पुस्तक बियॉन्ड IQ। बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता के रूप में समझा जाता है। मानव बुद्धि में अनेक तत्व शामिल होते हैं। तो तत्व आप देख सकते हैं कूट, संकेत, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग, अनुक्रिया। ये जो है आपको क्रम में लगाने को पूछे जा सकते हैं, आपके पेपर में आते हैं। इस चरण में, यानी कि पहला कूट संकेत, इस चरण में व्यक्ति अपने मस्तिष्क में प्राप्त सूचनाओं की पहचान करता है। अनुमान हो गया, इसके अंतर्गत जो है प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुमान करता है। व्यवस्था इस चरण में जो है गत परिस्थिति तथा वर्तमान परिस्थिति के बीच प्रणाली से संबंध जोड़ता है। और उपयोग, इस चरण में व्यक्ति अनुमानित संबंध का वास्तविक उपयोग करता है। उपयोग आप समझ लीजिएगा अच्छे से। अनुक्रिया, अंतिम चरण में व्यक्ति समस्या का संभावित सबसे उत्तम समाधान ढूंढता है। किसी मानसिक कार्य को करने में व्यक्ति जिस ढंग से सूचनाओं को संसाधित करता है, उसे ध्यान में रखते हुए स्टर्नबर्ग ने 3 उप सिद्धांत के आधार पर बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसे त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया ना कि 3 सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने बताए, तो इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं कि ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या। तो इस सिद्धांत, यानी कि ये जो सिद्धांत आपका है, यानी कि संदर्भात्मक बुद्धि, इस सिद्धांत को संदर्भात्मक जो है, धात्मक न बोलते हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। तो बुद्धि भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत का संबंध व्यक्ति की उस क्षमता से होता है जिसके सहारे वह विशिष्ट परिस्थितियों में समस्या समाधान के लिए तैयार होती है। त्रितंत्र सिद्धांत का यह उप सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति अपने वातावरण को किस ढंग से मोड़ता है ताकि उसमें क्षमताओं का उत्तम उपयोग हो सके। इस सिद्धांत में उन मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो ये आपने पढ़ा संदर्भात्मक बुद्धि, मतलब हो गया सिद्धांत। अनुभवजन्य उप सिद्धांत देख सकते हैं, इस अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है। इस उप सिद्धांत का संबंध व्यक्ति तथा उसके बाह्य वातावरण से होता है। यहाँ पे आपने देखा जो है उसका संबंध व्यक्ति की उसकी क्षमता से होता है संबंध, और इसमें जो है अनुभवजन में व्यक्ति तथा उसके बाह्य वातावरण से होता है। इस तरह की बुद्धि में बदलते वातावरण, यानी कि बदलते वातावरण या संदर्भ के साथ अनुकूल करने की क्षमता सम्मिलित होती है ताकि व्यक्ति उसके अधिक से अधिक लाभ उठा सके, अपनी कमजोरियों की क्षतिपूर्ति कर सके। यहाँ पे देख सकते हैं जिन व्यक्तियों में इस तरह की बुद्धि अधिक होती है उनमें व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति तुरंत यह समझ पाते हैं कि अमुक कार्य पर उन्हें उत्तम सफलता किस प्रकार मिलेगी। स्टर्नबर्ग का मत है विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों में संदर्भात्मक बुद्धि अधिक होती है, यानी कि सृजनात्मक बुद्धि इसको बोलते हैं। घटकीय बुद्धि आप देख सकते हैं जिसे विश्लेषणात्मक बुद्धि बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे घटकीय बुद्धि भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं इस तरह की बुद्धि में अमूर्त चिंतन करने तथा सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता सम्मिलित होती है। और जिन व्यक्तियों में ऐसी बुद्धि अधिक होती है वे विश्लेषणात्मक ढंग से एवं आलोचनात्मक ढंग से सोचने में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति कुशाग्र व्यक्ति तथा छात्र के रूप में जाने जाते हैं। स्टर्नबर्ग ने घटक उप सिद्धांत के अंतर्गत 3 तरह के जो है घटक महत्वपूर्ण बताए हैं। मेटा घटक क्या होता है? व्यक्ति किसी कार्य को करने में योजना बनाने, मॉनिटर करने, उससे कार्यक्रम
कार्य रूप देने के लिए अंतिम निर्णय लेने में उपयोग करता है। निष्पादन घटक या प्रदर्शन घटक कह सकते हैं। तो घटक से तात्पर्य, इस घटक से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसे कार्य जैसे प्रत्यक्ष, संप्रत्यक्ष पहचान आदि करने में उपयोग किया जाता है। वास्तविक मानसिक प्रक्रियाओं से होता है, यानी कि वास्तविक मानसिक प्रक्रियाओं से होता है जिनके माध्यम से कार्य को संपन्न किया जाता है। और ज्ञान संग्रह घटक या ज्ञान अर्जन घटक बोल सकते हैं। ज्ञान संग्रहण घटक से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसे व्यक्ति नई सूचनाओं को सीखने में उपयोग करता है। जैसे जब व्यक्ति पुराने विचारों को नए और मौलिक तरीकों से संगठित करना चाहता है तो ज्ञान संग्रह घटक का उपयोग करता है। और बुद्धि देख लीजिए कितने प्रकार की होती है। तो ये बुद्धि आप देख सकते हैं, स्टर्नबर्ग बुद्धि, इनके प्रकार बुद्धि के देख सकते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि जिसे घटके बुद्धि बोलते हैं, आप जानते हैं इनको जो है 3 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि इस बुद्धि से तात्पर्य किसी समस्या समाधान में समस्या को उसके विभिन्न अंशों या भागों में बांटकर समाधान करने की क्षमता होती है। यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो समस्या है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर फिर उसका जो है समाधान करते हैं। और स्टर्नबर्ग के अनुसार विश्लेषणात्मक बुद्धि सूचना संसाधन क्षमता के अनेक इकाई होती हैं। यथा किसी सूचना को संचित करने की क्षमता, उसका प्रत्याह्वान करने की क्षमता, सूचनाओं को आंतरिक करने की क्षमता, समस्याओं के बारे में निर्णय करने की क्षमता इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसे घटके बुद्धि कहा जाता है। सृजनात्मक बुद्धि देख सकते हैं, अनुभवजन्य बुद्धि बोलते हैं। सृजनात्मक बुद्धि को अनुभवजन्य एक्सपेरिमेंटल बुद्धि भी कहा जाता है। इस तरह की बुद्धि में बदलते पर्यावरण या संदर्भ के समय अनुकूलन करने की क्षमता सम्मिलित होती है। साथ ही इसमें परिस्थिति को इस प्रकार से परिवर्तित करने की भी क्षमता होती है कि व्यक्ति इससे अधिक से अधिक लाभ उठा सके और अपनी कमजोरियों की क्षतिपूर्ति कर सके। जिन व्यक्तियों में इस तरह की बुद्धि अधिक होती है उनमें पारिवारिक ज्ञान काफ़ी अधिक होता है। कहने का मतलब है सृजनात्मक बुद्धि जिनमें अधिक होती है वो जो है व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी होता है व्यक्ति में। इसके अंतर्गत नई समस्याओं का समाधान पूर्व अनुभव के आधार पर होता है। जैसे कि कोई समस्या है तो सृजनात्मक बुद्धि जिस बालक में ज़्यादा है, जिसमें है, तो वो जो है अपने जो है समस्याओं का समाधान अच्छे तरीके से कर पाता है पूर्व अनुभव के आधार पर। व्यवहारिक बुद्धि हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको शब्द के अनुसार आपको जो है याद रखना है। जैसे व्यवहारिक बुद्धि हो गई तो आपको थोड़ा आप चिंतन करके आप समझ सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। यदि पेपर में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस आ जाता है तो यदि आप पढ़े हैं तो उसको अच्छे से हल कर पाएंगे। इस तरह की बुद्धि को संदर्भात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। इसमें वैसी क्षमता सम्मिलित होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सूचनाओं को इस तरह से उपयोग करने में सफल हो पाता है जिससे कि उसे अधिक से अधिक लाभ हो पाता है। स्टर्नबर्ग का मत है कि व्यवहारिक बुद्धि निश्चित रूप से जीवन में व्यक्ति को मिलने वाली सफलताओं के बारे में पूर्वानुमान होता है। तो अब ये आपका जो है समाप्त हुआ। स्टर्नबर्ग के बारे में हमने आपको सारा बता दिया, संदर्भ बता दिए, चरण बता दिए, बुद्धि बता दी। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है स्टर्नबर्ग ने जो है चरण दिए हैं, ठीक है, और उन्होंने जो है बताया कि सिद्धांत दिए और बाकी जो है इसका जो है बताया कि बुद्धि कितने प्रकार की थी। बुद्धि तीन प्रकार की है। इसके बाद देख सकते हैं त्रिआयामी सिद्धांत, यानी कि जो है त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया है यहाँ पे। अगला जो है बुद्धि का सिद्धांत है त्रिविमी, इसको बोलते हैं कि गिलफोर्ड के अनुसार जो है त्रिआयामी सिद्धांत है और इसका अदर नाम जो है त्रिविमी बुद्धि सिद्धांत कह सकते हैं और आप जो है बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अदर नाम और देख सकते हैं, आदि नामों से जानते हैं। प्रज्ञा संरचना, त्रिमॉडल सिद्धांत, त्रिप्रतिमान, बॉक्स मॉडल, क्यूब सिद्धांत हो गया, ईंट का मॉडल, कई नामों से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे गिलफोर्ड के अनुसार जो है बुद्धि संरचना सिद्धांत है, इसके अदर नाम ये नाम है और इतने सारे नाम हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिपादक कौन है, जेपी गिलफोर्ड है जो 1900 इसने जो है सन में दिया था ये सिद्धांत। तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिआयामी सिद्धांत या संरचना सिद्धांत। तो गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख 3 तत्वों से निर्मित है या बनी है कह सकते हैं। बुद्धि में कुल 3 आयाम होते हैं या तत्व कह सकते हैं। तो जो गिलफोर्ड जी हैं तो गिलफोर्ड ने जो है बताया कि जो है कुल 3 आयाम बताए हैं, यानी कि बुद्धि के कुल 3 आयाम या तत्व बोले हैं। तो आयाम होते हैं, बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है इसी के बारे में डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद हो गया। यहाँ पे और देखिए ये जो है विषय वस्तु के बारे में आप पढ़ लीजिए, संक्रिया के बारे में। तो गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के आयाम, विषय वस्तु कंटेंट, तो समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है विषय वस्तु कहते हैं। कि जब कोई समस्या है तो समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है विषय वस्तु कहते हैं। वातावरण से जो सूचनाओं को प्राप्त करते हैं उसी के माध्यम से संक्रिया की जाती है। और संक्रिया क्या होता है, तो समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक क्रिया से गुजरता है उसे जो है संक्रिया कहते हैं, या कह सकते हैं कि मानसिक क्रिया से व्यक्ति कार्य करता है। यानी कि संक्रिया का मतलब हुआ जो व्यक्ति मानसिक क्रिया से कार्य करता है। और उत्पाद क्या होता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट यानी परिणाम। समस्या समाधान के बाद जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे उत्पाद कहते हैं। लेकिन जो समस्या हुई उसके समाधान के बाद जो सूचनाएं प्राप्त उसे उत्पाद कहते हैं। गिलफोर्ड ने जो है उत्पाद के बारे में बताया कि विषय वस्तु द्वारा किए गए कार्यों संक्रिया का परिणाम होता है।
ये सब आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। इस प्रकार इन तीनों आयामों से मिलकर बुद्धि का मॉडल बनता है। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि जो है गिलफोर्ड का जो है हम सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। गिलफोर्ड के अनुसार स्टर्नबर्ग हमने आपको पढ़ाया। ये दोनों कन्फ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट को, इसलिए हमने दोनों साथ में पढ़ाने की कोशिश की है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आप सभी स्टूडेंट को। तो फिर इसके बाद आप देख सकते हैं गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के 3 तत्व आयाम के बारे में। तो यहाँ इसे हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ये विषय वस्तु हो गई, ठीक है, ये संक्रिया हो गए, ये उत्पाद हो गए जो अभी हमने बताए हैं। तो ये जो है मूल सिद्धांत के अंतर्गत जो गिलफोर्ड ने दिया है सिद्धांत, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे विषय वस्तु के अंतर्गत 4 जो है कारक होते हैं, या आप भाग कह सकते हैं। संक्रिया के अंतर्गत 5 भाग हैं, उत्पाद के अंदर 6 भाग हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। संक्रिया के अंतर्गत संज्ञान, स्मरण, पूर्व परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली और प्रत्यावर्तन निहितार्थ, जो 120 कारक हैं। 120 कारकों का योग हो जाता है। ये जो है गिलफोर्ड का सिद्धांत है। तो ये जो है आपका मूल सिद्धांत है, और जो वर्तमान में मान्य है उसके बारे में भी बताएंगे। अभी इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, आएगा समझ में। ये जो है संशोधन किया गया। ये जो है, ये जो आपका पहले ये हमने मूल सिद्धांत आपको बताया, तो ये जो था इसके बाद ये संशोधन हुआ, प्रथम संशोधन। तो प्रथम संशोधन में यहाँ पे ऐसे देखिए, ये जो है प्रथम संशोधन हुआ। तो जब प्रथम संशोधन 1977 में हुआ, तो इसमें जो है ये जो विषय वस्तु है, तो इसमें जो 4 भाग में विषय वस्तु को बांटा था, तो उसको यहाँ पे 5 भाग कर दिए गए। तो यहाँ पे श्रविक हो गया, श्रविक देखना, दृश्य, सॉरी श्रविक मतलब सुनना, दृश्यविक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक हो गया। बाकी सेम वही जो संक्रिया में भाग थे 5 वही रहेंगे, और उत्पाद में जो थे इसमें भी वही रहेंगे। मतलब जो प्रथम संशोधन हुआ, इसके बाद जो है अगला हुआ, जो समझ में भी नहीं आया होगा अभी, थोड़ा फिर जो चित्र बना हुआ है चित्र से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसके बाद ये आपका जो है प्रथम संशोधन हुआ, और इसके बाद जो है ये संशोधन जो हुआ 1988 में हुआ। तो इसमें जो है मूल सिद्धांत में था, मतलब प्रथम संशोधन हुआ तो विषय में हुआ। अब जो है लास्ट जो इसके बाद हुआ संशोधन, तो इसमें संक्रिया में हुआ। तो इसमें 6 भाग कर दिए गए संक्रिया में, और उत्पाद में 6। ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है मतलब। और तो यहाँ पे एक बड़ा स्मृति अभिलेख हो गया। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 180 कारक हो गए, आपने देखा। और कैसे आए तो ये भी आपने इसमें हमने बताने की कोशिश करी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 5, ये जो आपके विषय वस्तु के भाग हैं, और ये जो है ये इनका जो है यहाँ पे देख सकते हैं। कोशिश करिएगा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से आपने मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे देखिए ये मूल सिद्धांत हो गया। तो मूल सिद्धांत में जो है गिलफोर्ड ने बताया है 4 × 5 × 6 यानी कि 120 तत्व कारक कह सकते हैं, ठीक है। और फिर जो दूसरा आपका प्रथम संशोधन हुआ, जो अभी हमने इस पहले बताया, तो इसमें जो है ये विषय वस्तु 4 थे, और जब प्रथम संशोधन हुआ तो उसमें विषय वस्तु 5 कर दिए गए। फिर द्वितीय जब संशोधन हुआ तो जो है संक्रिया में जो है 6 कर दिए गए, 5 थे, 6 जो है भाग कर दिए गए संक्रिया के। तो जो ये वर्तमान में मान्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है पेपर में, तो आप इसे 180 तत्व पे टिक करिएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से समझिए, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने देखा मूल सिद्धांत ये हो गया आपका 120 मूल सिद्धांत। विषय वस्तु में 4, इसमें 5, इसमें 6, और फिर ऐसे ही जो प्रथम संशोधन हुआ तो 2 चेंज हुए इसमें भाग में, ये ठीक है, और इसमें 6, 180। ये समझाने के लिए इतना हमने लिख दिया है कि आपको समझ में आए कहीं ना कहीं से। गिलफोर्ड का मूल सिद्धांत 120 कारक मतलब प्रारंभ में थे। प्रथम संशोधन में 150 कारक हो गए, 150 कारक हो गए। द्वितीय संशोधन में 180 कारक हो गए, जो वर्तमान में है, ठीक। और इसके बाद ये जो चित्र के माध्यम से समझाने की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के 3 आयाम। तो ये सभी आप सभी स्टूडेंट को पता होगा। गिलफोर्ड के अनुसार अभी हमने पढ़ाया भी, तो आपको अच्छे से आता भी है। विषय वस्तु हो गया, संक्रिया हो गया, उत्पाद हो गया, और मूल सिद्धांत। ये जो है मूल सिद्धांत के पहले मूल सिद्धांत के बारे में बताए हैं, ठीक है। तो 120 कारक कैसे आएंगे, 120 कारक ये सब हम आपको जोड़ के बताएंगे। ऐसे यहाँ से ऐसे देखिए, ठीक है, आपको समझ में आया अच्छे से। ये जो है गिलफोर्ड ने डिब्बे के आकार का जो है मॉडल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप इसी प्रकार से आप बना सकते हैं इसको, चित्र को, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम ही भूल जाएंगे, हमें लग रहा है, सॉरी हम भूल गए, हम ही तो इस प्रकार का हमको बनाना। 2 प्रकार से बनते हैं ये डिब्बे, मतलब ये डिब्बे आकार की संरचना जो है 2 प्रकार से है। इससे याद करके बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। शायद ऐसे बनाएंगे तो बनेगा क्यों नहीं, देख लेती हूँ। आपको बताना है आप सभी स्टूडेंट को, तो
आना भी चाहिए हमको, तभी तो आपको बता पाएंगे। ऐसे ठीक है, ये डिब्बा है, ऐसे डिब्बा आप बनाकर, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमने बनाया इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप समझिए, ये जो सॉरी सबसे पहले आप देखिए, ये जो आपका जो है मतलब गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, मतलब तो इसमें जो है 3 आयाम बताए। 3 आयाम में मतलब एक विषय वस्तु हो गया, एक संक्रिया हो गया और एक उत्पाद। तो ये मूल सिद्धांत हो गया, और ये जो है प्रथम संशोधन हो गया, ये द्वितीय संशोधन, ये जो वर्तमान में मान्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ये विषय वस्तु आपका लिखा हुआ है, 4 विषय वस्तु। मूल सिद्धांत के अंतर्गत 4 विषय वस्तु हैं, और मूल सिद्धांत के अंतर्गत मतलब 5 संक्रियाएँ हैं, और मूल सिद्धांत के अंतर्गत 6 उत्पाद हैं। तो आप कैसे समझेंगे? तो विषय वस्तु 4 विषय वस्तु हैं, तो ये जो है यहाँ पे आकृति हो गई, सांकेतिक हो गया, शाब्दिक हो गया और व्यवहारिक हो गया। और जो संक्रियाएँ हैं ये मानसिक क्रिया से चिंतन से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक संज्ञान आपका हो गया, स्मरण हो गया, और एक जो है परंपरागत चिंतन हो गया, गैर परंपरागत चिंतन हो गया, और मूल्यांकन हो गया। ये संक्रिया के अंतर्गत हो गया। उत्पाद आप देख सकते हैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। ये जो है मूल सिद्धांत और जो है प्रथम संशोधन और जो द्वितीय संशोधन हुआ, दोनों में एक समान ही है। तो यहाँ पे इकाई, वर्ग, संबंध, सूचना प्रणाली, प्रत्यावर्तन हो गया, निहितार्थ हो गया, इसको देखा। प्रथम संशोधन इसमें आपने देखा 120 कारक, इसमें जो है हो गए 150 कारक। ये जोड़ के आप देख लीजिए यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई करके, और फिर इसमें जो है विषय वस्तु में जो है ये जो विषय वस्तु है इधर, इसमें जो है एक कारक जुड़ गया, यानी कि जब प्रथम संशोधन हुआ तो विषय वस्तु के अंतर्गत जो है कारक जुड़ा एक। तो यहाँ पे 5 हो गए, ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 खाने बने हुए हैं ऐसे। तो श्रविक हो गया, दृश्यविक हो गया, सांकेतिक हो गया। और संक्रिया के अंतर्गत संक्रिया में कोई चेंजिंग नहीं हुई, उतने ही 5 ही संक्रिया कौन सी जो यहाँ पे हैं ये, ठीक है। और 6 उत्पाद उतने ही रहे जो यहाँ पे हैं, इकाई, वर्ग, संबंध, ये सब। तो आपने देखा यहाँ पे 4 थे तो विषय वस्तु 4 थे, यहाँ पे विषय वस्तु 5 हो गए, ठीक है। इसके बाद द्वितीय संशोधन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें 180 कारक हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विषय वस्तु है, यहाँ पे विषय वस्तु लिख लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो ये विषय वस्तु, तो यहाँ पे जो है विषय वस्तु जो प्रथम संशोधन में है, तो उतने 5 इसमें जो है आपके विषय वस्तु हो गए। संक्रिया में चेंजिंग हुई, यानी कि द्वितीय संशोधन में जो है संक्रिया 6 कर दी गई, 5 की जगह पे इसमें चेंजिंग हुई तो 6 हो गए। तो यहाँ पे संज्ञा देख सकते हैं, संज्ञान, स्मरण और स्मृति अभिलेख अभी हमने बताया, और उत्पाद उतने ही रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय वस्तु 5 है, और जो है संक्रिया 6 हो गई, उत्पाद तो 6 हैं ही है। तो 180 कारक हो गए। तो आपने सभी विद्यार्थी ने जो है देखा कि इसमें जो है विषय वस्तु यहाँ पे जो है 4 थी मूल सिद्धांत में, और जो प्रथम संशोधन हुआ उसमें विषय वस्तु आपकी जो है 5 कर दी गई, और इसके अंतर्गत जो है द्वितीय संशोधन में जो है संक्रिया को 6 कर दिया गया, 5 की जगह। आप डिटेल में इनके बारे में जान लीजिए। गिलफोर्ड के मानसिक योग्यता के प्रमुख 3 तत्वों के भाग के अंतर्गत जो है आपको पता होना चाहिए कि हाँ जो भाग हैं अभी आपने पढ़ा। विषय वस्तु के अंतर्गत जो है 4 भाग आपके आते हैं, मतलब मूल सिद्धांत में। बुद्धि यहाँ पे देख सकते हैं आप, विषय वस्तु क्या है ये पढ़ाया है, फिर भी इसमें देख लीजिए। इसका संबंध उस सामग्री से होता है जिस पर बौद्धिक क्रियाएँ की जाती हैं, या सामग्री या सूचना का स्वरूप जिस पर क्रिया करनी है, मतलब जिस पर क्रिया करनी होती है। इसके 4 भाग होते हैं, ये मूल सिद्धांत के अंतर्गत हम बता रहे हैं विषय वस्तु, ठीक है। आकृति किसी भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझी गई वह मूर्त सामग्री जिसके बारे में सोचा जाता है, इसके द्वारा चित्रों पर चिंतन किया जाता है। सांकेतिक, ये क्या है? सांकेतिक के बारे में पढ़ लीजिए। किसी चीज़ को चिन्ह के रूप में पहचानना, जैसे ये चिन्ह दिए गए हैं, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। और फिर आप देख सकते हैं शाब्दिक शब्दों से संबंधित विषय वस्तु। व्यवहारिक हो गया, सामाजिक व्यवहार। तो हमने आपको बताया कि ये मूल सिद्धांत के अंतर्गत जो है 4 प्रकार के ये जो है भागों में बांटा, विषय वस्तु 4 भागों में बांटा। और जब प्रथम संशोधन हुआ तो उसमें 5 जो है भागों में कर दिया गया। यहाँ संक्रियाँ देख सकते हैं, तो संक्रियाँ बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या समस्या के प्रति की जाने वाली मानसिक क्रिया ही संक्रिया कहलाती है। इसको जो है 5 भागों में जो है गिलफोर्ड ने बांटा। और यहाँ पे देख सकते हैं संज्ञान, किसी वस्तु को पहचानना, स्मृति, भूतकाल की बातों को मस्तिष्क में रखना, परंपरागत चिंतन, और यहाँ सारी जो है उत्पादन चिंतन बोल सकते हैं। थिंकिंग, समस्या का एक ही समाधान या समस्या का एक ही हल, यानी कि कोई समस्या है तो उसका समाधान सिर्फ एक ही हो, या समस्या का एक ही हल हो निकालना। और या विभिन्न सूचनाओं, जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, तो आपको नेट क्वालिफाई ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, समस्या का एक ही समाधान है। इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। विभिन्न सूचनाओं में से एक अकेला ही सही उत्तर खोजना। गैर परंपरागत चिंतन हो गया। अब सारी चिंतन, किसी समस्या के अनेक समाधान तैयार करना, या समस्या का हल निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके खोजना। एक समस्या के अनेक समाधान, जैसे कि एक समस्या है और ये एक समस्या हो गई और समाधान बहुत सारे हैं, यहाँ से भी हम समाधान कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसका इलाज हो सके। जैसे इतना ही समझ लीजिए। और अगला देखती हूँ, अगला पॉइंट मूल्यांकन। ये मूल्यांकन दिया कि किए गए, यानी कि आपने कोई कार्य किया है तो उसका मापन करना।
और इसके बाद उत्पाद के अंतर्गत आप देख सकते हैं ये गिलफोर्ड के अनुसार अपने विषय वस्तु के अंतर्गत 5 भागों में बांटा और संक्रिया को जो है विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा और संक्रिया को 5 भागों में और उत्पाद को जो है 6 भागों में बांटा। तो आप सभी को पता है यानी 6 प्रकार बताए। गिलफोर्ड ने उत्पाद के बारे में जो है कहा किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु की प्रयोग की गई संक्रिया का परिणाम होता है, यानी कि और फिर इसके बाद ये जो है 6 प्रकार बताए। एक इकाई हो गई तो दृश्य श्रव्य व प्रतीकात्मक इकाई, जिससे शब्दों के अर्थ के ज्ञान को समझा जाता है, इकाई हो गई। तो दृश्य श्रव्य आप समझ रहे हैं, इसको पढ़ करके आप अच्छे से अपने को आपको याद करना है। वर्ग क्या है, क्लास है। शब्दों या विचारों को वर्गीकृत करने की योग्यता हो गई। संबंध विचारों वस्तुओं शब्दों के बारे में समझने की योग्यता, संबंध के बारे में प्रणाली, पद्धति, सिस्टम या संगठन कह सकते हैं। शब्दों विचारों वस्तुओं के बारे में औपचारिक रूप से सोचना और प्रत्यावर्तन प्रणाली, रूपांतरण, यानी कि इसमें हो गया संख्या वस्तु कॉन्सेप्ट का स्थान परिवर्तन, ठीक है। निहितार्थ प्रणाली, इम्प्लीकेशन, तो इसमें जो है वर्तमान जानकारी को भविष्य तक ले जाना, यानी कि निहितार्थ उद्देश्य कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और आप सभी विद्यार्थियों को पता है, अब आप सभी विद्यार्थियों ने देखा कि जो है हमने आपको जो है 2 सिद्धांत बुद्धि के आज बताए। एक बताया हमने स्टर्नबर्ग के अनुसार, ठीक है, तो आपको याद रखना है स्टर्नबर्ग के अनुसार, और एक आपको हमने बताया गिलफोर्ड के अनुसार, ठीक है। गिलफोर्ड के अनुसार हमने आपको बताया, गिलफोर्ड के अनुसार 3 बेमेज बुद्धि सिद्धांत कह सकते हैं या बुद्धि संरचना का सिद्धांत आप कह सकते हैं, और स्टर्नबर्ग के अनुसार त्रितंत्र का सिद्धांत कह सकते हैं या सूचना का सिद्धांत कह सकते हैं। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें चरण भी बताए गए और सिद्धांत बताए गए स्टर्नबर्ग के अनुसार, और बुद्धि भी बताई गई, आप सभी को पता होगा, ठीक है। विश्लेषणात्मक बुद्धि जैसे हो गई, और आपने जो हमने अभी पढ़ाया आपको, और गिलफोर्ड के अनुसार 3 आयाम जो है बताएँ, 3 आयाम, फिर 3 आयाम जो जैसे विषय वस्तु बताया, ठीक है। इसे गिलफोर्ड के अनुसार जो है विषय वस्तु हो गया, एक विषय वस्तु बताया, ठीक है, एक संक्रिया बताया गया, और एक जो है उत्पाद बताया गया, ठीक है। तो हमने इतना आपको बताया है। इसके बाद जो है विषय वस्तु को जो है मूल सिद्धांत के अंतर्गत जो गिलफोर्ड ने दिया उसमें 4 भाग बताए, ठीक है। और संक्रिया के पूरा लिख देती हूँ क्या, ऐसे विषय वस्तु और संक्रिया आप याद करिएगा, ऑपरेशन और फिर प्रोसेस कह सकते हैं उत्पाद, ठीक है। तो मूल सिद्धांत में गिलफोर्ड ने बताया है कि 4 भागों में डिवाइड किया, मतलब, और फिर संक्रिया के अंतर्गत जो है 5 कारक बताए, फिर जो है इसको बांटा 6, और इसके बाद जब आपका प्रथम संशोधन हुआ तो विषय वस्तु में जो है चेंजिंग करी तो 5 भाग कर दिए गए, और इसमें जो है 5 ही रहे संक्रिया में, इसमें से फिर जो द्वितीय संशोधन किया गया 1988 में, तो उसमें जो है ये विषय वस्तु में चेंजिंग ना करके संक्रिया में चेंजिंग कर दी, तो इसमें 6 कर दिए गए कारक, या मतलब 6 प्रकार बता दिए गए, और इसमें उत्पाद में कोई चेंजिंग नहीं की गई, मतलब परिणाम में, ठीक है। तो इसमें जो आप जानते हैं 4 भाग आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक हो गया, और जो चेंज किया गया तो इसमें बताया गया दृश्य श्रविक, ठीक है, श्रविक हो गया, दृश्यविक हो गया, और सांकेतिक हो गया, शाब्दिक हो गया, और व्यवहारिक हो गया। इसमें एक जो है चेंज कर, जिसमें जो है एक मतलब बढ़ा, यानी कि 5 थे, तो एक आपका जो है संज्ञान था, स्मरण था, तो इसमें स्मरण जो है स्मृति अभिलेख बढ़ा आपका, ठीक है। और बाकी आपका परंपरागत चिंतन था, और जो है गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन था। तो आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, और आप सभी अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। समझ में नहीं आया है तो आप सभी पूछ लीजिएगा, ये आपको पूरा याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू। अच्छे से अपना पढ़ाई करें, रिवीजन करते रहें। रिवीजन सबसे ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी होता है, हर एक टीचर आपको यही बताएगा, आप रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जो आपको याद होता है वो सारा आप भूलने लगते हैं।